और ये जो सोर्स है ये राष्ट्रपति के पद, उनके चुनाव का जो अनोखा तरीका है और उनकी शक्तियों का काफ़ी गहराई से विश्लेषण करता है। तो आज का हमारा मिशन ये है कि भाई भारतीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की असल जगह क्या है? क्या वो सिर्फ एक रस्मी प्रमुख है या उनके पास वाकई कोई असर डालने वाली शक्तियां भी हैं? और उनका चुनाव इतना अलग क्यों होता है? चलिए इन सब पहलुओं को एक एक करके खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, राष्ट्रपति पद सिर्फ एक पदवी नहीं है। वो भारतीय गणराज्य के प्रमुख हैं, देश के पहले नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता के प्रतीक भी। सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं वो उन्हीं के नाम से होते हैं। संविधान का भाग 5 भी तो यही कहता है, संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति उसके प्रमुख। हाँ, यूनियन एग्जीक्यूटिव। लेकिन यहीं पर एक वो बेसिक सवाल उठता है, क्या वो वाकई में कार्यकारी प्रमुख हैं? क्योंकि आमतौर पर तो यही लगता है कि असली पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। सही कहा आपने। यहीं पर वो डी जूर और डी फैक्टो शक्ति का जो अंतर है वो समझना जरूरी है। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, मतलब हेड ऑफ स्टेट, लेकिन सरकार के वास्तविक प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट वो प्रधानमंत्री होते हैं। असली कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास ही होती हैं। इसलिए राष्ट्रपति को हम नाममात्र यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या डी जूर हेड कहते हैं। अच्छा। जबकि प्रधानमंत्री डी फैक्टो या वास्तविक प्रमुख हैं। अगर राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, तो फिर एक और सवाल मन में आता है कि उनका चुनाव सीधे जनता क्यों नहीं करती? जैसे हम एमपीज को चुनते हैं, वैसे राष्ट्रपति को क्यों नहीं चुन लेते? इसके पीछे बड़े ठोस कारण हैं। पहला तो जैसा हमने अभी बात की कि वो नाम मात्र के प्रमुख हैं। अगर वो भी सीधे चुने जाते और प्रधानमंत्री भी, तो शक्तियों का टकराव हो सकता था, है ना? हमारी संसदीय व्यवस्था में ये फिट नहीं बैठता। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, आप सोचिए, पूरे देश में राष्ट्रपति का चुनाव करवाना कितना खर्चीला और जटिल होता, लगभग लोकसभा चुनाव जितना ही। तो जब उन्हें मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना है, तो ये तय हुआ कि भाई हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही, मतलब सांसद और विधायक, उनका चुनाव कर लें। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता कैसे है? ये आम चुनावों वाली फर्स्ट पास द पोस्ट एफपीटीपी सिस्टम से कैसे अलग है, जहां मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया? जी हाँ, ये एफपीटीपी से बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या पीआरएसटीवी, इसका इस्तेमाल होता है और वोटिंग गुप्त होती है, सीक्रेट बैलेट से। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि कौन सबसे आगे है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि जो जीते उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हो और राज्यों का प्रतिनिधित्व भी एक तरह से संतुलित रहे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि हर वोट का एक वजन, एक मूल्य तय किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि राज्यों और केंद्र के बीच और साथ ही बड़े और छोटे राज्यों के बीच भी एक बैलेंस बना रहे। वोट का मूल्य वो कैसे तय होता है? हर एमएलए यानी विधायक के वोट का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या, और ध्यान रहे ये 1971 की जनगणना वाली जनसंख्या, को उस राज्य के चुने हुए विधायकों की कुल संख्या से भाग देते हैं और फिर उसे 1000 से भाग देते हैं। ओके। इससे क्या होता है कि यूपी जैसे बड़े राज्य के विधायक के वोट का मूल्य सिक्किम जैसे छोटे राज्य के विधायक के वोट से कहीं ज्यादा होता है। फिर सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य जोड़कर उसे संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सांसदों की कुल संख्या से भाग देते हैं। इससे हर सांसद यानी एमपी के वोट का मूल्य निकल आता है। ये सभी एमपीज के लिए बराबर होता है। अच्छा, तो ये तो हुई वोट वैल्यू की बात। अब ये एकल संक्रमणीय मत क्या चीज है? हाँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें वोटर किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देता, वो अपनी पसंद बताता है वरीयता के क्रम में। मतलब बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम के आगे लिखेगा, मेरी पहली पसंद ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ऐसे। अच्छा, प्रेफरेंस देते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रेफरेंस। और जीतने के लिए उम्मीदवार को सिर्फ सबसे ज्यादा वोट नहीं चाहिए होते, उसे एक निश्चित चुनावी कोटा हासिल करना होता है। कोटा वो कैसे निकलता है? कोटा निकालने का एक फॉर्मूला है। जितने भी वैध वोट डाले गए हैं उनके कुल मूल्य को, जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, यहाँ राष्ट्रपति के लिए एक ही सीट है तो 1 + 1 = 2 से भाग देकर उसमें 1 जोड़ देते हैं। मतलब कुल वैध वोटों के आधे से 1 ज्यादा।
ये कोटा पाना जरूरी है। और अगर मान लीजिए पहली वरीयता की गिनती में किसी को भी ये कोटा नहीं मिला, तब क्या होता है? हाँ, यहीं पर वो सिंगल ट्रांसफरेबल वाला सिस्टम काम आता है। जिस उम्मीदवार को पहली वरीयता के सबसे कम वोट मिले हैं, उसे रेस से बाहर कर दिया जाता है। ओके। लेकिन उसके वोट बेकार नहीं जाते हैं। उसके बैलेट पेपर्स को देखा जाता है कि उन वोटर्स ने दूसरी वरीयता किसे दी थी। फिर उन वोटों को दूसरी वरीयता वाले उम्मीदवारों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, ये ट्रांसफर होता रहता है? जी हाँ, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी न किसी उम्मीदवार को वो जरूरी कोटा ना मिल जाए। इससे ये पक्का हो जाता है कि जीतने वाले को स्पष्ट बहुमत का समर्थन है। वैसे आपको बता दूं, 2022 के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को पहली गिनती में ही कोटा मिल गया था। काफी दिलचस्प प्रक्रिया है ये तो। अच्छा, अब ये बताइए कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में मतलब वोट कौन डाल सकता है और कौन नहीं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वोट डालने वाले हैं, पहला, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनके सिर्फ चुने हुए सदस्य, इलेक्टेड एमपीज। मनोनीत वाले नहीं? नहीं, मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वोट नहीं डालते। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सिर्फ चुने हुए सदस्य, इलेक्टेड एमएलएज। और तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी विधानसभाओं के भी सिर्फ चुने हुए सदस्य। ठीक है, तो कौन वोट नहीं डाल सकता, एक बार फिर साफ कर दीजिए। बिल्कुल, संसद के मनोनीत सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या एमएलसीज, चाहे वो चुने हुए हों या मनोनीत, वो भी वोट नहीं डालते। और अगर कोई विधानसभा भंग हो गई है तो उसके सदस्य भी वोट नहीं डाल सकते। स्पष्ट है। अब आते हैं योग्यताओं पर। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो। तीसरी, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और चौथी, कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण न करता हो, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन। अच्छा, ये लाभ का पद क्या होता है? क्या मंत्री या गवर्नर का पद लाभ का पद है? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या केंद्र या राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। मतलब ये लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और नामांकन कैसे होता है? कोई भी लड़ सकता है चुनाव? नहीं, ऐसे नहीं। उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 50 मतदाता जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हों यानी एमपी प्रस्तावक होने चाहिए, प्रपोजर्स। और 50 दूसरे मतदाता अनुमोदक होने चाहिए, सेकेंडर्स। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये तो काफी मुश्किल होगा। हाँ, ये इसलिए ताकि सिर्फ गंभीर उम्मीदवारी मैदान में आए। इसके अलावा 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है आरबीआई में। अगर उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 16 हिस्सा भी नहीं मिलता तो ये जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बन गया, तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है? कार्यकाल कितना होता है? और अगर वो पद छोड़ना चाहें तो क्या प्रक्रिया है? शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे वो दिलाएंगे। कार्यकाल होता है 5 साल का। और अगर उन्हें इस्तीफा देना हो तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और क्या कोई दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, भारत में कोई सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। हालांकि सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो 2 बार इस पद पर रहे हैं। अमेरिका में जैसे 2 बार की लिमिट है, वैसा यहाँ नहीं है। पद पर रहते हुए उन्हें क्या खास छूट या विशेषाधिकार मिलते हैं? उन्हें कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बिना किराए का सरकारी आवास जो राष्ट्रपति भवन है, संसद जो भी वेतन भत्ते तय करती है वो मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कानूनी इम्यूनिटी। अपने कार्यकाल के दौरान वो जो भी आधिकारिक काम करते हैं उसके लिए उन्हें किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा। हाँ, और उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस मतलब आपराधिक कार्रवाई भी शुरू नहीं की जा सकती। उनके व्यक्तिगत कामों के लिए भी नहीं। अगर कोई सिविल केस करना है व्यक्तिगत मामलों में तो वो भी 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही हो सकता है। ये तो काफी मजबूत सुरक्षा कवच है। लेकिन क्या राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल, केवल एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन यानी वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस आधार पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलाकर उन्हें हटाया जा सकता है। पर मजे की बात यह है कि संविधान में ये नहीं बताया गया है कि संविधान का उल्लंघन आखिर होता क्या है। अच्छा, ये परिभाषित नहीं है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया चलती कैसे है? आपने कहा था जटिल है। हाँ, ये बहुत ही जटिल और कठोर प्रक्रिया है। शुक्र है कि भारत में आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की नौबत नहीं आई। प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। लोकसभा
या राज्यसभा। ओके। जिस सदन में आरोप लगते हैं उसके कम से कम 1/4 सदस्यों को पहले उन आरोपों पर दस्तखत करने होते हैं। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। इसके बाद वो सदन उन आरोपों पर विचार करता है। अगर वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के, ध्यान दीजिएगा, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देता है तो वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। 2/3 बहुमत कुल सदस्यों का, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसीलिए ये मुश्किल है। फिर दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है या करवाता है। इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। वो खुद पेश हो सकते हैं या अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देता है तो बस उसी तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में वोट कौन डालता है? क्या वही लोग जो चुनाव में वोट डालते हैं? नहीं, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधायक वोट डालते हैं, लेकिन महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट डालते हैं, चुने हुए भी और मनोनीत भी। अच्छा, मनोनीत सदस्य भी? हाँ, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी MLAs महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। समझ गई। चलिए, अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां। हमने शुरू में कहा था कि वो नाम मात्र के प्रमुख हैं, तो क्या उनकी शक्तियां भी सिर्फ नाम की हैं या वाकई कुछ दम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास बहुत सी शक्तियां हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो ज्यादातर शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। खासकर 42वें और 44वें संशोधन के बाद ये सलाह मानना उनके लिए बाध्यकारी भी है, हालांकि वो एक बार उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इन शक्तियों को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां। तो उनकी कुछ मुख्य कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताइए। सरकार चलाने में उनका क्या रोल है? देखिए, भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। सारे सरकारी आदेश उन्हीं के नाम से निकलते हैं। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की। अच्छा। इसके अलावा वो कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करते हैं, जैसे भारत के अटॉर्नी जनरल, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर, UPSC के चेयरमैन और सदस्य, राज्यों के गवर्नर, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और सदस्य। ये लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, ये तो काफी अहम नियुक्तियां हैं। बिल्कुल। वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भी सीधे देखते हैं अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, और वो किसी भी इलाके को शेड्यूल्ड एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। और विधायी शक्तियां, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका है? राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारी संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। सही का। वो संसद का सत्र बुलाते हैं, समन, सत्र का सत्रावसान करते हैं, प्रोरोग, और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, डिसॉल्व। हर नए चुनाव के बाद और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में वो संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। अगर किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, संसद से पास हुआ कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति ना दे दे। यहीं पर उनकी वीटो पावर काम आती है, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत भी करते हैं। ठीक है, अब जरा वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के बारे में संक्षेप में बता दीजिए। जरूर। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले तो कोई भी मनी बिल या धन विधेयक उनकी पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अच्छा, पहले उनसे पूछना पड़ता है? हाँ, उनकी सिफारिश जरूरी है। वो हर साल देश का बजट, जिसे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, संसद के सामने रखवाते हैं। सरकार कोई भी पैसा खर्च करना चाहे, डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो उसके लिए भी उनकी सिफारिश जरूरी है। भारत की एक आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड होती है अनफोर्सीन खर्चों के लिए, उससे पैसा निकालने की मंजूरी भी वही देते हैं। और हर 5 साल में वो एक वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे पर सिफारिशें देता है। और न्यायिक शक्तियां, जुडिशरी से जुड़े क्या अधिकार हैं? न्यायिक क्षेत्र में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जजों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जजों की नियुक्ति करते हैं।
वो किसी कानूनी या तथ्य के महत्वपूर्ण सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकते हैं। ये अनुच्छेद 143 के तहत होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। और उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति है क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर। हाँ, अनुच्छेद 72, ये काफी सुना है इसके बारे में। क्या है ये शक्ति? इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा के संबंध में कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे पार्डन, क्षमा, सजा और दोष सिद्धि दोनों को पूरी तरह खत्म कर देना, व्यक्ति बिल्कुल बरी हो जाता है। कम्यूटेशन, लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। रेमिशन, परिहार, सजा की अवधि को कम करना लेकिन उसकी प्रकृति वही रहती है, जैसे 2 साल की सख्त सजा को 1 साल की सख्त सजा करना। रेस्पाइट, विराम, किसी विशेष परिस्थिति जैसे दोषी की शारीरिक अपंगता या महिला की गर्भावस्था की वजह से मूल सजा की जगह कम सजा देना। रिप्रीव, प्रविलंबन, सजा के अमल पर अस्थायी रोक लगाना, खासकर मौत की सजा पर, ताकि दोषी को क्षमा याचना या सजा बदलने के लिए समय मिल सके। ये तो काफी व्यापक शक्तियां हैं। किन मामलों में ये लागू होती हैं? ये शक्ति 3 तरह के मामलों में लागू होती है। पहला, जहां सजा किसी केंद्रीय कानून के उल्लंघन के लिए दी गई हो। दूसरा, जहां सजा किसी सैन्य अदालत यानी कोर्ट मार्शल ने दी हो। और तीसरा, जहां सजा मौत की सजा हो। ये एक तरह की एग्जीक्यूटिव पावर है, न्यायिक नहीं, और इसका इस्तेमाल वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ठीक है, और बाकी शक्तियां जैसे राजनयिक, सैन्य, आपातकालीन? राजनयिक शक्तियों में सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि बाद में संसद का अनुमोदन जरूरी होता है। वो विदेशों में भारत के राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजते हैं और विदेशी राजदूतों का स्वागत करते हैं। सैन्य शक्तियों में वो भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। लेकिन ये शक्ति भी कानून के दायरे में है। वो संसद की मंजूरी से ही युद्ध की घोषणा या समाप्ति कर सकते हैं। और आपातकालीन शक्तियां? से निपटने की शक्ति देता है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 के तहत, अगर देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। इन सभी शक्तियों का प्रयोग भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रिपरिषद, खासकर कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही किया जाता है। आपने विधायी शक्तियों में वीटो शक्ति का जिक्र किया था। जब कोई बिल संसद से पास होकर उनके पास आता है तो उनके पास क्या विकल्प होते हैं? थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, वीटो पावर ये अनुच्छेद 111 में है। जब कोई बिल धन विधेयक को छोड़कर पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास 3 रास्ते होते हैं। 1, वो बिल पर अपनी सहमति दे दें, गिव असेंट, तब वो बिल कानून बन जाता है। 2, वो बिल पर अपनी सहमति रोक लें, विदहोल्ड असेंट, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो। ऐसा करने से बिल वहीं खत्म हो जाता है, कानून नहीं बन पाता। आमतौर पर यह प्राइवेट मेंबर बिल के मामले में होता है, या कभी-कभी सरकारी बिल पर भी, अगर सरकार बदल गई हो। तीसरा, वो बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है, संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दें, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। अच्छा, लौटा सकते हैं। लेकिन अगर संसद ने फिर से पास कर दिया तो? हाँ, यही बात है। अगर संसद उस बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, और फिर से राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। वो दोबारा उसे रोक नहीं सकते। तो ये सिर्फ एक तरह की देरी करवाने वाली शक्ति हुई। बिल्कुल। और एक चौथा विकल्प भी है, जो असल में वीटो का ही एक प्रकार है, जैसे कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति बिल पर न तो हाँ कहें, न ना कहें, और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाएं, बस उसे अपनी जेब में डाल लें। मतलब अनिश्चित काल के लिए उस पर कोई फैसला ही ना लें। ऐसा कर सकते हैं? कोई टाइम लिमिट नहीं है? हाँ, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि उन्हें कितने दिन में बिल पर फैसला लेना है। अमेरिका में राष्ट्रपति को 10 दिन में फैसला लेना होता है, पर भारत में नहीं। इसीलिए पॉकेट वीटो संभव है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण 1986 का है, जब राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर
पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ओ अच्छा, हाँ वो काफी चर्चित मामला था। क्या कोई ऐसा बिल भी है जिस पर राष्ट्रपति वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते? हाँ, संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद ये अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो उन्हें उस पर सहमति देनी ही होगी। वो उसे न तो रोक सकते हैं न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण शक्ति का आपने जिक्र किया था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, अनुच्छेद 123। ये क्या है और कब इस्तेमाल होती है? अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस, ये एक तरह का अस्थायी कानून होता है। इसे राष्ट्रपति तब जारी कर सकते हैं जब संसद का सत्र न चल रहा हो या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो और उन्हें ऐसा लगे कि हालात ऐसे हैं कि फौरन कोई कानूनी कार्रवाई जरूरी है। तो ये संसद के कानून जितना ही पावरफुल होता है। हाँ, इसका प्रभाव और शक्ति बिल्कुल संसद द्वारा बनाए गए कानून जैसी ही होती है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। इसकी क्या सीमाएं हैं? क्या इसका कभी भी इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। पहली, इसे केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। दूसरी, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे ही संसद का अगला सत्र शुरू होता है उसके 6 हफ्तों के अंदर इसे दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी है। 6 हफ्ते के अंदर अगर पास नहीं हुआ तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। संसद चाहे तो सत्र शुरू होने पर उसे नामंजूर करने का प्रस्ताव भी पास कर सकती है। तो इसकी अधिकतम उम्र कितनी हुई? 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है और फिर 6 हफ्ते यानी करीब 7.5 महीने। और क्या कोर्ट इसे देख सकती है, मतलब जुडिशियल रिव्यू? हाँ बिल्कुल, अध्यादेश का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि इसे गलत इरादे से या बिना किसी ठोस जरूरत के सिर्फ संसद को बाईपास करने के लिए जारी किया गया है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकती है। डीसी वाधवा केस 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा अध्यादेशों को बार-बार जारी करने की प्रैक्टिस की कड़ी आलोचना की थी। ये तो जरूरी चेक है। तो इन सभी शक्तियों और सीमाओं को देखते हुए अब हम राष्ट्रपति की वास्तविक संवैधानिक स्थिति पर वापस आते हैं। क्या कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वो वाकई मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने विवेक से, मतलब अपनी समझ से काम कर सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा हमने बार बार कहा, 42वें और 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन संविधान उन्हें पूरी तरह से एक रबर स्टैंप भी नहीं बनाता। कुछ ऐसी खास परिस्थितियां हो सकती हैं जहां संविधान मौन हो या कोई स्पष्ट नियम ना हो और राष्ट्रपति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़े। इन्हें कहते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन, यानी परिस्थितिजन्य विवेक। अच्छा, सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ये कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ जरूर। जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव हुए और किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए? यहां राष्ट्रपति को अपने विवेक से यह तय करना होता है कि कौन सा नेता सदन में बहुमत साबित कर सकता है और उसे सरकार बनाने का न्योता देना होता है। 2, अगर प्रधानमंत्री की अचानक पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए और उनकी पार्टी में कोई सर्वमान्य नेता न हो जिसे तुरंत उत्तराधिकारी बनाया जा सके, तब भी राष्ट्रपति को अपने विवेक से प्रधानमंत्री चुनना पड़ सकता है। 3, अगर कोई सरकार लोकसभा में विश्वास मत हार जाए लेकिन इस्तीफा देने से मना कर दे तो राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं। 4, अगर मंत्रिपरिषद सदन में बहुमत खो चुकी है और राष्ट्रपति को लगता है कि कोई वैकल्पिक सरकार भी नहीं बन सकती तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी लोकसभा भंग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल, ये दुर्लभ स्थितियां हैं, लेकिन यहीं पर राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र के प्रमुख न रहकर संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। उन्हें निष्पक्ष होकर संविधान की भावना के अनुसार निर्णय लेना होता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का पद महज एक सेरेमोनियल या रस्मी पद नहीं है। हाँ, ज्यादातर काम वो सलाह पर करते हैं, लेकिन उनका चुनाव अपने आप में एक अनूठी प्रक्रिया है जो प्रतिनिधित्व और संतुलन साधती है। उनके पास कई अहम शक्तियां हैं और खासकर कुछ विशेष परिस्थितियों में उनका विवेक और उनकी भूमिका भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। वे नाममात्र के प्रमुख हैं, डी जोरे हेड हैं, लेकिन वे संविधान के रक्षक भी हैं
उनकी क्षमादान शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और ख़ास तौर से ये जो परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियां हैं, ये सब मिलकर उन्हें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देती हैं। वो संकट के समय या राजनीतिक अस्थिरता के दौर में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स, एक संतुलन बनाने वाली शक्ति साबित हो सकते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का जो राजनीतिक माहौल है, जो जटिलताएं हैं, उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति की इन विवेकाधीन शक्तियों का जो दायरा है या जिस तरह वो परिभाषित या अपरिभाषित हैं, वो पर्याप्त हैं? या फिर भविष्य में किसी भी तरह के संवैधानिक कन्फ्यूजन या गतिरोध से बचने के लिए इन्हें और ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद और सोचने और बहस करने की गुंजाइश है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस गहन और संतुलित चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भारत के राष्ट्रपति पद की इस बहुआयामी भूमिका को समझने में एक नई और स्पष्ट दृष्टि मिली होगी।